हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक अभ्यास क्वेश्चन भी रहता है जिसका आंसर आप लोगों को देना होता है। और साथ में हम लोग इसके साथ साथ जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके डिटेल्स को भी समझते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सके वो भी हमारे ना छूटें, ठीक है, और हम आसानी से सॉल्व कर लें। सो अब हम बात करते हैं यदि कल के अभ्यास प्रश्न की, जो कल आपसे पूछा गया था कि भारत के साथ किस देश को ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इसमें क्या था? पहला रूस था, दूसरा था अजरबैजान और तीसरा था इंडोनेशिया, चौथा था चीन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूस। और आप में से विकम IAS जी ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। और जो भी नहीं देते हो आप लोग भी ट्राई किया करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहते हैं अभ्यास क्वेश्चन वो हम पहले सॉल्व कर चुके होते हैं, वही क्वेश्चन हम अभ्यास में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो कोशिश जरूर किया करिए। उसके बाद हम आते हैं व्याख्या में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी के कारण क्या हुआ कि फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों यानी कि निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का समय क्या था कि समाप्त होने जाने के बाद पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत ने इस विवादास्पद निर्णय के खिलाफ अपील की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष अरकडी दर्बोकोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। इसमें हमारा पहला है पटना, देन सेकंड है दिल्ली और थर्ड है हमारा जयपुर और फोर्थ है हमारा लखनऊ। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दिल्ली। उसके बाद व्याख्या में आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अपने आदेश में जो कहा उसने, तो यदि यहाँ पे बात करें तो इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो इसमें पहला है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि चीन पर सख्त कार्यवाही करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने, यानी आपको पता होगा कि जो यूपी के अभी हाल फिलहाल में CM है वो कौन है? आदित्य योगी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, योगी सरकार ने क्या किया है कि प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिडर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है बांग्लादेश और थर्ड में है इराक, देन फोर्थ में हमारा है अफगानिस्तान। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। देन उसके बाद व्याख्या में आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश यानी कि बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं, ठीक है, अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं।
अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिंद्रनाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? सो इसमें फर्स्ट है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। देन सेकंड है हमारा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, और थर्ड है हमारा कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ, और फोर्थ है हमारा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि बात करें तो CPEC के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असीम बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो इसमें पहला है AK-56, सेकंड है हमारा AK-74, और थर्ड है हमारा AK-12, और फोर्थ है हमारा AK-203। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा AK-203। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि 203 AK लिया गया है, वो होता है ना AK-74, AK-22 जो भी होता है ये राइफल का नाम है, तो ये पूरा उसका नाम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब संख्या में लिया गया है, नाम ही है उसका AK-203। ठीक है, या 203 बोल सकते हो आप। तो क्या की गई है, भारत और रूस के बीच डील पक्की की गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47, ठीक है, आप इसमें मूवी भी बनी है उसको भी देखे होंगे। AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी कि इंसॉस असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO यानी संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति के दौरान सहमति बनी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सो इसमें पहला है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर में है कर्नाटक, और थर्ड में है तमिलनाडु, फोर्थ में है बिहार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, उसके बाद हम व्याख्या की बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जो युवाओं को गलत रास्ते पर ढकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल की सजा होगी। सूचना मंत्री परनी वेंकटरमैया। ठीक है, तो जो सूचना मंत्री अभी हाल फिलहाल में है वो कौन है? वेंकट रमैया है। तो वहाँ पे क्या किया गया है, और इनका जो उपनाम यदि बात करें तो नानी ने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सजा होगी। ठीक है, तो जिसके भी मोबाइल में ये ऐप हो वो डिलीट कर दें तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट की इस टाइम पे पॉलिसी आ रही है उनमें सख्त से सख्त क्या किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है और एक्शन भी लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ये ऐप आ रहे हैं, अभी आप देखे हो कि कल 118 ऐप की बात की हमने कि बंद कर दिया गया है, यानी PUBG भी अभी तक खेल रहे थे जो लोग वो भी बंद कर दें। रम्मी एक गेम था, इसको भी क्या है, और पोकर था, इसको भी आप लोग यदि खेल रहे थे तो बंद कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज यदि फंसे आप तो बहुत बुरे फंसेंगे फिर। अब बात करते हैं उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की।
तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा है अनिल त्यागी, तीसरा है विनोद कुमार यादव और चौथा है हमारा अनिल यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव। उसके बाद व्याख्या में आते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामले की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। तो ये पॉइंट जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आज तक रेलवे में कोई सीईओ नहीं नियुक्त किया, ये पहला ऐसा मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने में क्या है कि शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। पहला है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है नेपाल और चौथा है हमारा बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य का निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इससे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब ऐसे भी बन सकता है, किस देश के बीच हो रहा है या कब से हो रहा है? भारत और रूस के बीच ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो इंद्र युद्धाभ्यास है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी की है? सो इसमें बात यदि हम ऑप्शन की बात करें तो भारत है, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। उसके बाद व्याख्या में आए तो क्या बताया गया कि रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी के रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो नो आर्म्स सप्लाई है, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार रूस के द्वारा सप्लाई नहीं किए जाएंगे, सीधे तौर पे बात करें यदि, तो ठीक है। और क्या कहा गया कि रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि रूस जो है भारत के एक तो सगा मतलब बात करें तो पड़ोसी देश, सगा संबंधी भी है। उसके बाद संबंधी का मतलब ऐसे नहीं, मतलब इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं भारत के साथ, ठीक है। और काफ़ी समय से, लंबे समय से मित्रता है भारत के साथ। अब ऐसा नहीं चाचा भाई है, लेकिन अच्छे रिलेशन है भारत के साथ, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हथियार किसको देता है? भारत को ही देता है। इसमें परमाणु ऊर्जा के चलने वाली सबमरीन शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी। दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण की चर्चा का भी स्वागत किया, ठीक है, जो अभी हम जस्ट इसके पहले ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे इसको भी भारत और रूस मिलके ही इसके उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाए, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें पहला है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भारत और चौथा है हमारा भूटान। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया। उसके बाद व्याख्या की बात करें हम तो क्या बताया जा रहा है इसमें कि भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे कि डायरी हो गया, कैलेंडर हो गया, तो डायरी, कैलेंडर और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पारित किया गया था। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो
ये तो किसके द्वारा जारी किया गया? सबसे पहली बात कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है और इसका राइट आंसर प्लीज आप लोग बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो यहाँ पे पहला शिंजो आबे, दूसरा हमारा है इत्सुनोरी ओनोडेरा, देन थर्ड हमारा है तारो कोनो है, और फोर्थ हमारा है तोशी मित्सु मोटेगी, ठीक है। तो इनमें से कौन जापान के अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में थे? आई होप कि आप सभी को पता होगा, जो कि क्या किए हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज 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 बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो में अपने पहले वीडियो में इसको सॉल्व कर चुके हैं। और यदि नहीं आ रहा तो आप पहले की वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही बताइएगा, या तो गूगल से सर्च करिएगा, क्योंकि जब तक हम बहाने बनाते हैं, हमारे पास काफ़ी बहाने रहते हैं, बट जब किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो इजीली वो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको आगे बढ़ना है, सो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। कोई प्रॉब्लम्स आ गए तो उसको लेके बैठना नहीं, यहाँ बहाने नहीं बनाना, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।